Good morning, Lakshmi. Good morning, everyone. Welcome to channel. अगर आपको चाहिए जो है सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना सीटेट, उसके बाद ही आपको जो है पीडीएफ का लिंक सेंड किया जाएगा। सीटेट का जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहीं पर आपको जो है नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स जो है आपको टाइम याद रखना, जो हमारा सीटेट की फर्स्ट क्लास है वो 9 बजे होती है, रेगुलर होती है। तो आज हम ज्योग्राफी की करेंगे, जो सोशल स्टडीज में है। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे, आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। तो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के ऊपर होंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो लेवल 2 का पेपर होता है ज्योग्राफी का होता है, और सोशल स्टडीज में जो ज्योग्राफी आती है आज उसके ऊपर है ये टॉपिक हमारा। तो इसमें ज्योग्राफी में जो नवीनीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है सीटेट का जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होता है उसके लिए जो है पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चंस के साथ हम कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा गया है ज्योग्राफी का, सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी जो आता है उसमें ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर मैं उनको लेके आई हूँ। तो निम्न में से कौन सा एक वर्षारोपण फसल नहीं है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे चाय, कॉफी, रबड़। तो इसमें जो राइट आंसर है वो गेहूं है, आप देख सकते स्क्रीन पे। तो एक वृक्षारोपण फसल नहीं है, यहाँ पर गेहूं नहीं है। दोनों में कंटेंट मिलेगा आपको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जो वृक्षारोपण फसल होती है वो चाय, कॉफी, रबड़ होती है, और इनकी खेती जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। तो महत्वपूर्ण है ये भी पॉइंट। इनकी खेती जो कहाँ पर की जाती है ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जगहों पर इसकी खेती की जाती है। और वृक्षारोपण फसल के उदाहरण है आपको याद रखने, चाय, कॉफी, नारियल, रबड़, काजू, कोको और जो पल्माइरा होता है, ये सब आपके जो है वृक्षारोपण फसल होती है। ये अधिक आर्थिक महत्व, इनका बहुत ज्यादा महत्व जो है व्यावसायिक फसलें भी बोलते हैं, इनके अलग अलग नाम है। जो चाय, कॉफी, नारियल, रबड़, काजू, कोको, ये जो फसलें होती हैं इनको वृक्षारोपण फसल बोलते हैं। दूसरा जो टर्म है, इनको व्यावसायिक फसलें भी बोलते हैं। और जो इसको एक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इन फसलों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछा गया था, तो इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं, जो सीटेट के लिए आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी की जो सोशल स्टडीज की बुक है सेकंड पेपर की यहाँ बात कर रही हूँ, जिसमें ज्योग्राफी एग्जाम में आएगी, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा गया है।
तो मैं आपको MCQ क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि पिछले ईयर कैसे पूछे गए, और साथ में जो है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आपको एग्जाम्स में याद रहे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, स्टूडेंट याद कर नोट कर लीजिए इनको और समझ लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। और गेहूं के बारे में आपको पता होना चाहिए, गेहूं एक रबी फसल है। एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रबी की फसलें कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है। तो आपका पता होना चाहिए कि जो जिसकी अक्टूबर नवंबर में जो बीज बोया जाता है, गेहूं एक रबी की फसल होता है। तो गेहूं हो गया, इसके साथ और जो फसलें बोई जाती हैं वो सब गेहूं रबी फसल है, ये याद रखना। और भारत में जो गेहूं का उत्पादन है, भारत में कितना होता है, ये पॉइंट या नोट कर लेना स्टूडेंट्स। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, जहाँ पर गेहूं होता है। और गेहूं कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर बिहार, गुजरात, यहाँ पर जो है गेहूं, यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन गेहूं का ही किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, यहाँ पर है गेहूं होता है। और भारत ने 2019-20 के दौरान जो है इतने करोड़ का जो है, इतना टन का गेहूं जो है निर्यात किया था दूसरे देशों को। तो आपको ये बस आंकड़ा ध्यान में रखना है, एक नज़र बस, कि इतने जो करोड़ का था वो जो है विभिन्न देशों को गेहूं का निर्यात भारत करता है। तो गेहूं एक रबी की फसल है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। तो ये इंग्लिश में है इस तरीके से कि विच इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, कौन सा है। तो ऑप्शंस में आपको चाय, कॉफी, रबड़ और वीट देखने को मिलेगा। तो जो प्लांटेशन क्रॉप है इंग्लिश में उसको जो आपने देखा कि वृक्षारोपण जो फसल नहीं है, वो वीट नहीं है। प्लांटेशन क्रॉप में आप चाय, कॉफी आएगी, तो इसको प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। तो ये कंटेंट इंग्लिश में स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो यहाँ से जो है नोट कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, तो प्लांटेशन क्रॉप के बारे में जान लीजिए। प्लांटेशन क्रॉप के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो दिस क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल इन कॉन्टिन्यूस एरियाज। दिस आर कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सिचुएशंस। तो ये इम्पोर्टेंट है कि यह कहाँ पर इनकी खेती की जाती है। कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि प्लांटेशन जो क्रॉप होती है इसकी खेती कहाँ पर की जाती है, तो वो आपको याद रखना है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ विच आर यूजली कंज्यूम्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। और प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं टी, कॉफी, कोकोनट, रबड़, कैशू नट, कोकोआ। इस तरीके से आपको इसके जो एग्जाम्पल भी नोट करने हैं, इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है और इसके एग्जाम्पल्स जो है प्लांटेशन जो क्रॉप्स होती है इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। और हाई वैल्यू कमर्शियल क्रॉप्स होती है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज कमर्शियल क्रॉप्स ऑफ ग्रेटर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड प्ले ए vital role in improving the Indian economy. तो wheat is a rabi crop। तो यहाँ पर जो wheat है वो रबी क्रॉप है। और ये जो इंग्लिश में कंटेंट है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से पूछा गया था। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ wheat in the world. The cultivation is being dominated by the northern region of India. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड गुजरात आर द मेजर wheat growing states। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद नोट करने हैं और याद रखना है।
नेक्स्ट देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा, आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा ये कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है एनर्जी का और कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस में आपको पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस ऑप्शंस में रहेंगे, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पर जो इसका रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी वो ग्राउंड वाटर है और पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैसेस ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये स्टूडेंट्स को करके जाना एग्जाम्स में, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो दिस इज तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो डिटेल में देखते हैं, रिसोर्सेज आपको पता होना चाहिए जिससे हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं और जिसकी हमारे जीवन में कुछ यूटिलिटी होती है। तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वे रिन्यूएबल होते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। एंड एग्जाम्स में जो है इनके ना एग्जाम्पल दिए होते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो आपको यही याद रखना है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसके जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना। तो सोल, वाटर बॉडीज, सन एंड विंड, tidal energy, geothermal and forest. So these are the example of renewable resources. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो यही एग्जाम्स में आता है। तो और दिस आर आल्सो नोन एज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी इनको, इनका दूसरा नाम है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। देयर आर टू नेम्स फॉर resources. First one is renewable and the second name is नॉन कन्वेंशनल। ये याद रखना स्टूडेंट, नॉन कन्वेंशनल इनको होते हैं नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत इसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब पहले इनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इनको जो है इन पर फोकस किया जाता है और इन रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके और हमारी जो हम ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं उनको बंद कर दें। तो वो हमारे परंपरागत सोर्सेज होते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयला, ये हमारे जो होते हैं अनवीनीकरणीय स्रोत और परंपरागत स्रोत होते हैं जिसका हम इस्तेमाल हमेशा से करते आए हुए हैं। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं ये इको फ्रेंडली होते हैं, इनको एनवायरनमेंट से कोई नुकसान नहीं होता है और इनका प्रयोग पर अब ज़्यादा फोकस किया जाने लगा है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्योग्राफी में इससे क्वेश्चंस आता है। तो इसको जरूर पढ़, जो मैंने अभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिखाए वो एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। क्लास को स्टूडेंट्स एंड तक देख लीजिए क्योंकि जो है आज एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं ज्योग्राफी के ऊपर, जो कि सोशल स्टडीज में आपका ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना पड़ेगा और जिनका लेवल सेकंड पेपर ज्योग्राफी के ऊपर होता है तो उनके लिए है आज का ये टॉपिक। और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर है। The renewable resources that are used by human beings, these resources are used by our ancestors for their daily purposes, like so we use these resources for the purpose of lighting, shelter, transportation, cooking, heating and protection from harm। तो ये है, यहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको गैर परंपरागत स्रोत बोलते हैं और हिंदी में नवीकरणीय स्रोत बोलते हैं। इनका यूज हम इसलिए करते हैं लाइटिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए
एंड और इसके जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं विंड सन है। तो आपको इसके एग्जांपल ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको ये नोट करना है। और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। तो दिस कैन बी यूज्ड अनलिमिटेड, दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, द कॉस्ट इज लो। इसको क्योंकि जो हम सन है विंड है इनसे जो हम बिजली उत्पादन करते हैं, विंड से पवन चक्की लगाकर जो हम बिजली उत्पादन करते हैं, तो ये क्या होते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है इनसे, और इनकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। एंड दे आर पोल्यूशन फ्री, दे रिक्वायर हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। पर यहाँ पर जो है इनकी मेंटेनेंस जो इनके रख रखाव का खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है। एंड दे आर सस्टेनेबल रिसोर्सेज, दे कॉज नो हार्म टू लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो ये जो और अन्य जीव है उनकी लाइफ पर इनका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमारे जो होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जिसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये अपर्याप्त मात्रा में जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं हमें। तो ये कुछ रीन्यूएबल रिसोर्सेज को समझना है आपको। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखेंगे, अनवीनीकरणीय स्रोत जिसको कहते हैं। तो इसको जान लीजिए फिर, ताकि आप एग्जाम्स में कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि कई बार जो है अनवीनीकरणीय जो स्रोत होते हैं उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं उनके बारे में। द सोर्सेज दैट कांट बी रिप्लेस्ड और रीयूज, जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते और रिप्लेस्ड नहीं कर सकते। तो दो टर्म्स यहाँ आपको याद रखनी है कि हम उनको ना तो रिप्लेस कर सकते हैं और ना ही रीयूज कर सकते हैं। वंस दे आर डिस्ट्रॉयड आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक तो इसको हम रीयूज और रिप्लेस नहीं कर सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, एंड दिस आर लिमिटेड sources, so these are used limitedly. These are not environmentally friendly because the amount of carbon emission is high. तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं CO2 उसको ज़्यादा ये रिलीज करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। द कॉस्ट ऑफ दिस रिसोर्सेज इज हाई एंड दे आर नॉट पोल्यूशन फ्री, तो they generate pollution and they require low maintenance cost. So these are the differences between non-renewable resources and non and renewable resources. So here are examples of non-renewable resources are coal, oil, nuclear energy, petroleum, natural gas, batteries, gas. These are the examples of non-renewable resources. इसको कन्वेंशनल सोर्सेज भी बोलते हैं, इसका जो अदर नेम है। तो आपके ये जो एग्जांपल है ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इजी है। कोल है, ऑयल है, ये जो है पेट्रोलियम है, ये लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, इसको हम रीयूज नहीं कर सकते। एक बार हमने इसको जो है ख़त्म कर दिया तो हम इसको रीयूज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। और इनको जो है ये पृथ्वी की चट्टानों से पेट्रोलियम निकाला जाता है और इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। कोयला पेट्रोलियम होता है, पृथ्वी की चट्टानों से निकाला जाता है। जब पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे होते हैं ये धीरे धीरे जब आता है बाढ़ भूकंप, तो ये टूट के गिर के जो पृथ्वी की चट्टानों में नीचे दबते चले जाते हैं। और इस तरीके से जो कोल पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है उसमें लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। लेकिन जो विंड है, सन है, जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज है, वो हमें जो हम उनको कंज्यूम करते हैं लेकिन अगले दिन ही सूरज निकल आता है, हवा चलती रहती है, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कोयला है, पेट्रोलियम है, इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। इनको हम ये रीयूज नहीं कर सकते हैं। एक बार इनको हम जब कंज्यूम खपत कर देते हैं तो वी कांट रीयूज दिस रिसोर्सेज।
तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ऑल थ्री आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड वाटर, ग्राउंड वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये पॉइंट्स है, आपको स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, coal are non-renewable resources and groundwater is a renewable resources. ये हिंदी में है स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं। तो ऊर्जा का एक नवीकरणीय संसाधन है, भूजल है, और इसका जो है आप देख सकते हैं जो हिंदी में कंटेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। पहले संसाधन का मतलब होता है जब हम इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है मानव जीवन में, और इन संसाधनों का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, घरों में प्रकाश करने के लिए, परिवहन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, खाना पकाने के लिए, हीटिंग के लिए, सर्दियों में हम यूज़ करते हैं रूम को गर्म करने के लिए। तो इन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, और संसाधनों को जो है दो भागों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना। संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन दो प्रकार के होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन में संसाधनों को बांटा जाता है। तो यहाँ पर हम नवीकरणीय संसाधन देखते हैं, मानव जीवन के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका उपयोग हमारे पूर्वजों द्वारा, हम इनको पहले प्रकाश, खाना पकाने के लिए करते हैं, और इन्हीं ऊर्जा का जो है गैर पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जो नवीकरणीय संसाधन है वो मृदा है, जल निकाय है, सूर्य, पवन, ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उसका इस्तेमाल भी बिजली उत्पादन में किया जाता है। भूतापीय, वन, पर्वत, वन्य जीवन जो है, और वायुमंडलीय संसाधन, ये सभी हमारे नवीकरणीय संसाधन हैं। इनका असीमित उपयोग किया जा सकता है, और ये पर्यावरण के अनुकूलन होते हैं, ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, तो इनको जो है नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो आपको जो नवीकरणीय संसाधनों का बारे में पता होना चाहिए, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, और इनके एग्जाम्पल याद रख लीजिए। एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस जो है पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स हैं उसमें जो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के बारे में पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ज्योग्राफी का। तो ये जो नवीकरणीय संसाधन है इनकी लागत कम होती है, प्रदूषण मुक्त होते हैं, लेकिन इनके रख रखाव का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये स्थानीय संसाधन है, इनसे जो है पृथ्वी पर जो अन्य जीव मौजूद होते हैं, अन्य जीव जंतुओं को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं नवीकरणीय संसाधनों के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में। तो जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, जिन स्रोतों को नष्ट किए जाने के बाद उन्हें जो है पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है अनवीकरणीय संसाधनों की, आप इसको नोट कर लीजिए। ये सीमित होते हैं, इनका उपयोग सीमित रूप से ही किया जाना चाहिए, ताकि पेट्रोलियम, कोयले का इस्तेमाल हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सके। और ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता है। पेट्रोलियम, कोयला के जलने से जो है कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो कि हमारे वातावरण के लिए नुकसानदायक होता है। इन संसाधनों की लागत अधिक होती है, ये प्रदूषण करते हैं ज़्यादा, और इनके जो रख रखाव में कम खर्चा लगता है। कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बैटरी, सेल गैस, फॉस्फेट, इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये एक उदाहरण आप जो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है अनवीकरणीय संसाधनों के। और जो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला है, ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधनों को ही
गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, अनवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, और इसके लिए एक और नाम यूज किया जाता है परंपरागत। तो ये परंपरागत स्रोत है जिनका इस्तेमाल पहले भी किया जाता रहा है। तो परंपरागत स्रोत जो पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैसों का इस्तेमाल मनुष्य पहले से करता आ रहा है। लेकिन अभी जो गैर परंपरागत जैसे कि विंड है, हवा है, हवा से हम क्या करते हैं, पवन चक्की लगाकर उसका यूज हम जो है बिजली उत्पादन में किया जाता है। तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो है पवन चक्कियां हैं जहाँ पर बिजली उत्पादन जो है पवन चक्कियों से किया जाता है। ये अभी की हमारा नए नए आविष्कार है, इसलिए हम उसको गैर परंपरागत कहते हैं, क्योंकि पवन चक्की और इन सब का इस्तेमाल हमारे जो नवीकरणीय स्रोत है उनका इस्तेमाल करने पर अब हमने ज़्यादा फोकस किया है, इसलिए उसको गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन हमारे परंपरागत स्रोत है, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम पहले से ही करते आ रहे हैं। और किस राज्य ने 2000 की जनगणना में अपनी जनसंख्या कम हुई थी 2011 में, ये नागालैंड की जनसंख्या कम थी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी में। तो नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जिसमें जो जनसंख्या है के अनुसार उनकी जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये नागालैंड के बारे में। आगे है कि कोयला किस प्रकार की सेल का एक उदाहरण है। तो कोयले का निर्माण कहाँ पर होता है, अवसादी सेल से जो है कोयले का निर्माण होता है। तो ये हमारा जो कोयला है, ये हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है कोयला। कन्वेंशनल सोर्सेस भी इसको कहते हैं, और कोयला अवसादी सेल से इसका निर्माण होता है। तो कोयले के बारे में और जानकारी देखते हैं। तो कोयला एक अवसादी सेल होता है जो परतों में पाया जाता है, जिसे कोयले की तह कोल बेड्स भी कहा जाता है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और इसमें जो द्रव्य परिवर्तित होता है, कोयले का निर्माण जो है लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट में परिवर्तित हो जाता है। तो कोयले की अन्य टाइप होती है लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। तो इस तरीके से कोयले का जो संबंध है वो अवसादी सेल से होता है। यहाँ पर जो है कोयले का निर्माण होता है। तलछटी जो चट्टानें होती है वो 3 प्रकार की होती है, रासायनिक, लोचदार और कार्बनिक तलछटी चट्टानें। रासायनिक जो तलछटी चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है, जिप्सम और रॉक सोल्ट, हेलाइट, चर्ट, ये जो है आपका पाया जाता है रासायनिक तलछटी चट्टानों में। और क्लेस्टिक तलछटी जो चट्टानें होती है, यहाँ पर आपको जो है स्टोन, सेल, सेडस्टोन, सैंडस्टोन, मडस्टोन ये देखने को मिलेगा। और कार्बनिक में आपको जो है चाक, कोयला और जीवाश्म के साथ चूना पत्थर भी शामिल होता है। तो कोल इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक। तो ये सेडिमेंट्री रॉक है। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये एग्जाम्स में पूछा गया है इसी तरीके से, इसलिए मैं आपको विद ऑप्शंस के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, तो कोल इज इन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो जो ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो कोल इज ए सेडिमेंट्री रॉक occurring in rock strata in layers called coal beds। तो ये है यहाँ पर। और जो अन्य प्रकार की भी जो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, प्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। तो इस तरीके से जो है आपको कोयल जो का जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में होता है।
अब अगला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है डज नॉट पास थ्रू मणिपुर स्टेट्स। जहाँ से पास होती है उनका याद रखना, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पास थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये 8 स्टेट्स के नाम याद रखना जहाँ से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है होकर गुजरती है, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं हिंदी में। और इट इंक्लूड्स गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एंड इट इज़ एन इमेजिनरी लैंड। और ये जो है इसका जो एंगल होता है वो इतना डिग्री होता है, 23 हाफ डिग्रीज। इट इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट passes through the middle of the India. Tropic of Cancer passes through the 17 countries and India is one of them. It crosses 2 times of Mahi River. तो ये इम्पोर्टेंट है, 2 बार ये माही रिवर को क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। So these are important facts about Tropic of Cancer. These facts may be asked in the exams, so please student note it down. आगे कुछ important facts about राजस्थान के बारे में। अखिलेश, हम ज्योग्राफी के आज कुछ important facts कर रहे हैं, MCQ क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट है। ये important facts है। पहले मैंने आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में बताया है उनके एग्जाम्पल के साथ। आप एक बार फिर क्लास को देखिए, आपको समझ में आएगा। आपने अभी ज्वाइन किया है क्लास, इसलिए आपको अभी स्टार्टिंग से आप क्लास को देखेंगे तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा कि आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, MCQ क्वेश्चंस। तो जो राजस्थान है, इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया सबसे ज़्यादा है राजस्थान का, और इस एरिया कितने किलोमीटर है। राजस्थान हैज ए ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है। It is an extremely cold from October to February, or which the scorching sun to March to torture from March to September, and the capital of Rajasthan is Jaipur. और मेंबर ऑफ द लोकसभा 25 जो होते हैं। राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स रिट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी पूछा जाता है ये सब कुछ। The Thar Desert is the one and the only desert which is located in Rajasthan. तो जो थार जो मरुस्थल है वो राजस्थान में है। 70% of the total area of राजस्थान। तो यह जो थार जो मरुस्थल है ये 70% राजस्थान को कवर करता है। मिजोरम, मिजोरम मीन्स द लैंड ऑफ हाईलैंडर्स, और ये मिजोरम के बारे में फैक्ट्स हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था उसको हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, इस तरीके के क्वेश्चन ज्योग्राफी में आपको अखिलेश देखने को मिलेंगे कि कर्क रेखा वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर है मणिपुर। जो होकर गुजरती है राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, 8 स्टेट से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 17 कंट्रीज वर्ल्ड के 17 देशों में से होकर गुजरती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कर्क रेखा के बारे में, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सीटेट का फर्स्ट पेपर भी में भी है ये, और सेकंड जो आपका है सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी उसके लिए है ये टॉपिक। तो कर्क रेखा जो है नहीं होकर गुजरती, उसका आंसर है मणिपुर। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आई एम डिस्कसिंग हियर।
तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन फैक्ट्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 8 राज्यों के नाम याद रख लीजिए: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसका जो डिग्री कोण है याद रख लीजिए, और ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ये फैक्ट्स भी याद रख लीजिए, यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है और यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से भारत में से भी होकर गुजरती है। यह माही नदी को 2 बार पार करती है। जो कर्क रेखा है वो माही नदी को जो है 2 बार जो है पार करती है। तो कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, here are some important points, note down it. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ फैक्ट्स है, आप इनको जो है नोट कर लीजिए यहाँ पर कर्क रेखा के बारे में। और राजस्थान, ये हिंदी में कंटेंट है जो अभी मैंने आपको इंग्लिश में कराया है, तो सेम कंटेंट इन इंग्लिश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसका जो है क्षेत्रफल, आप ये नोट आंकड़ा एक बार देख लीजिए। राजस्थान में जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है, राजस्थान की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है। अक्टूबर से फरवरी तक यह ज़्यादा ठंड होती है और ज़्यादा धूप होती है, और मार्च से सितंबर तक होती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25 है। राजस्थान की जो विधायिका है वो एक स्तरीय है। थार मरुस्थल यहाँ का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है, और थार मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 70% भाग में जो थार मरुस्थल फैला हुआ है, इसलिए राजस्थान राज्य को भारत का मरुस्थल राज्य भी कहा जाता है। तो राजस्थान राज्य को भारत का मरुस्थल राज्य कहा जाता है क्योंकि जो थार मरुस्थल है यहाँ पर, ये राजस्थान के 70% भाग को कवर करता है। तो ये कुछ राजस्थान के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। राजस्थान में जो झीलें हैं एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, झीलों के बारे में कि कौन सी झील है राजस्थान में। तो ये झील है राजसमंद झील, सांबर झील, उदय सागर झील, नक्की झील, फतेह सागर झील। तो कुछ झील है राजस्थान की प्रसिद्ध जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। राजसमंद झील, सांबर झील, उदय सागर झील, तो आप नोट कर लीजिए इनको। मिजोरम का अर्थ होता पहाड़ी लोगों की भूमि, और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, मैंने आपको आज दिखाया कि किस तरीके से जो है आपको सीटेट में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको ज्योग्राफी को इस तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक्स जब आप पढ़ रहे सोशल स्टडीज़ की, तो पूरे अच्छे से उसको पढ़िए ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, जो है कल मिलते हैं सेम टाइम 9 बजे। कल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो बाय स्टूडेंट्स।